रास्ता साफ कर दिया। अब ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका काफ़ी विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो हमारा जो मूल ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह से खुदाई की जाएगी, जिस तरह से दीवारों को खुरचा जाएगा, उससे यह जो ढांचा है जो कि 300-400 साल पुराना है उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो इमारत गिर सकती है। उनका जो विरोध का कारण था वो यही था। इसको लेकर एएसआई ने अपना हलफनामा दाखिल किया था हाई कोर्ट में। एएसआई ने कहा था कि हम किसी तरह की खुदाई नहीं करेंगे, ना ही हम किसी दीवार को खुरचेंगे, हम लेज़र टेक्निक के द्वारा इसका सर्वे करेंगे। बाकायदा कोर्ट में उन्होंने इसका डेमो करके दिखाया और हाई कोर्ट को बताया कि वो किस तरह इसका सर्वे करेंगे, जिससे कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज हाई कोर्ट ने वह जजमेंट दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि जो एएसआई के ऊपर रोक लगी है सर्वे की, वह रोक आज हम हटाते हैं और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उसने कहा है कि जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद हम इस पर विचार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका डालेंगे और कहेंगे कि ये जो एएसआई सर्वे हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष जो है वो एक तरह से सबूत इकट्ठा करना चाहता है यह सर्वे कराकर, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरह से दीवालों पे कमल के, त्रिशूल के निशान मिले हैं, वह निशान ये दर्शाता है कि यह वाकई में सनातन धर्म की ओर चिन्हित करता है, जिसको लेकर सच सामने आना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी माना कि एएसआई सर्वे करने में किसी तरह की कोई हानि नहीं है और एक बार सच सबके सामने आ जाना चाहिए। अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। हालांकि जो एएसआई सर्वे का काम है वह आज से नहीं कल से शुरू होगा, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है और वहां जाने के बाद वापस से अपनी एप्लीकेशन डालता है तो हो सकता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दे। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि इस याचिका पर सुनवाई करें और फैसला करें, हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट वापस उस पर सुनवाई करता है और एएसआई पे फिर से रोक लगाता है या नहीं लगाता है, यह देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हमीरपुर दौरा आज शुरू हुआ है। कल देर शाम राज्यपाल हमीरपुर मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में बाई कार पहुंची थी और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह सर्किट हाउस से कुचेचा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को किट वितरण की और बच्चों से कविता भी सुनी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र से राज्यपाल का काफिला जिला अस्पताल के लिए रवाना हुआ, जहां पर उन्होंने जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत कार्ड धारकों को कार्ड वितरित किए एवं आयुष्मान भारत कार्ड योजना की जानकारी भी ली। फिर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखा, उन्हें फल वितरित किए एवं उनसे पूछताछ की कि जिला अस्पताल में सुविधाएं सही मिल रही हैं कि नहीं। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमीरपुर के टीबी अस्पताल पहुंची, जहां पर टीबी मरीजों के 15 परिजनों को टीबी किट वितरित की है और जो गोद लिए हुए टीबी के मरीज थे उनके भी हालचाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जाने हैं। टीबी अस्पताल से मरीजों को किट वितरण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने टीबी मरीजों की निगरानी के लिए जो कार्यक्रम लाइव रखा गया है उसका उद्घाटन किया और अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बैठक की। साथ ही साथ इसके बाद जो सरकारी और गैर सरकारी प्रचार प्रधानाचार्य से भी बात की स्कूल के बारे में कि किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें, हमीरपुर में 29 साल बाद राज्यपाल का दौरा हुआ है। इसके पहले 29 साल पहले मोतीलाल वोहरा थे जिनका आगमन हुआ था हमीरपुर पर। उसके बाद आज आनंदीबेन पटेल का दौरा हमीरपुर हुआ है, जो निरीक्षण कर रही हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन करने के बाद एक बैठक करेंगी और उसके बाद हमीरपुर से बाई कार लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। मेरठ कोर्ट परिसर के अंदर आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले हैं। इसका मेन कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के
कुख्यात गुर्गे सनी काकरान के खिलाफ एडीजी 14 न्यायालय में आज गवाही दी गई। गवाहों की सुरक्षा का इंतजाम करते हुए एसपी सिटी पीयूष कुमार, सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया और 3 थानों की फोर्स क्यूआरटी टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान में लगी रही। आज सुबह से ही कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। इसका कारण था आज कोर्ट में सनी काकरान के खिलाफ गवाही होनी थी। गवाह को पहले भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। आज गवाह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज कोर्ट में सनी काकरान के खिलाफ गवाही हुई है। अब देखना होगा कि इस केस में सनी काकरान को सज़ा होती है या नहीं, लेकिन पुलिस ने अपनी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम यहाँ पर किए। सुबह से तलाशी अभियान जारी रहा है। अपने सहयोगी के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़ के लिए मेरठ से। मुरादाबाद की जीआरपी को भारी सफलता हाथ लगी है। जी हां, मुरादाबाद जीआरपी ने 151 खोए हुए मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, को बरामद कर मोबाइल धारकों को सुपुर्द कर दिया है। एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी प्राइम न्यूज़ को दी। एसपी जीआरपी ने बताया कि जीआरपी मुरादाबाद ने विभिन्न राज्यों में भी इन खोए हुए मोबाइलों को बरामद सकुशल कर आज मोबाइल धारकों को सुपुर्द कर दिया है। एसपी जीआरपी के अनुसार इस सराहनीय कार्य के लिए जीआरपी मुरादाबाद को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। खोए हुए मोबाइल को प्राप्त कर सभी मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी की लहर साफ देखी गई। कैमरा पर्सन रमेश श्रीमाली के साथ बीपी उपाध्याय, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद। यूपी के शाहजहांपुर में कल देर रात आरएसएस कार्यालय पर हमला बोल दिया गया। वजह थी कि आरएसएस कार्यालय के गेट पर टॉयलेट करने के विरोध करने के बाद दर्जनों लोगों ने कार्यालय पर पथराव भी किया और लाठी डंडे भी चले। तो वहीं सूचना पाकर जब शाहजहांपुर पुलिस के अधिकारी फोर्स के मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालना चाहा, लेकिन वहीं आरएसएस कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप था कि जो आरोपी थे पुलिस के अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में उनको वहां से भगा दिया। एक तो आरएसएस कार्यालय पर हमले का आक्रोश और वहीं पुलिस की जो कार्यशैली थी, इसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हो गए। वही सूचना पाकर शाहजहांपुर डीएम उमेश प्रताप सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए भेजे, लेकिन कई घंटों तक पुलिस से नोकझोंक और हंगामा जारी रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले में दर्जनों अज्ञात और कुछ ज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आज हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के आरएसएस कार्यालय पर। आप हमारे पीछे ये भीड़ और पुलिस की भारी फोर्स देख सकते हैं। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा यहाँ पहुँचे हैं पुलिस फोर्स के अमले के साथ और आरएसएस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं और या अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगाया है, जांच के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी। बहरहाल अभी शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की आरएसएस के प्रमुख जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनके साथ एक गोपनीय कमरे में मीटिंग जारी है। वहीं दर्जनों आरएसएस कार्यकर्ता यहां पर कार्यालय पर मौजूद भी हैं। बहरहाल अभी स्थिति सामान्य है और पुलिस आरएसएस कार्यकर्ताओं से और उनके पदाधिकारियों से वार्ता जारी है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। उत्तर प्रदेश में आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। आई फ्लू को लेकर सभी स्वास्थ्यकर्मी अलर्ट हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, हम सिद्धार्थनगर में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या आ रही है और संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन यही स्वास्थ्य विभाग, जो सिद्धार्थनगर का स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरह से लापरवाह है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास कोई डाटा नहीं है कि आखिर आई फ्लू के कितने केस प्रतिदिन निकल रहे हैं। जब प्राइम न्यूज़ की टीम ने सिद्धार्थनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा के अधीक्षक डॉक्टर संदीप से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसका कोई डाटा नहीं है। लेकिन लापरवाही का आलम तब दिखा जब अधीक्षक इटवा के डॉक्टर संदीप ने कहा कि आप मान लीजिए
4 से 5 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई डाटा नहीं है। एक मन गढ़ंत डाटा बता रहे हैं कि आप मान लीजिए। वहीं जब इस बारे में बेवा के अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा के अधीक्षक डॉक्टर श्रवण त्रिपाठी से बात किया गया मीडिया द्वारा, तो उन्होंने कहा हम छुट्टी पे हैं, एक स्टाफ का मोबाइल नंबर देते हैं कि आप उनसे डाटा की जानकारी ले लीजिए। लेकिन वह भी स्टाफ जो आई फ्लू के केस के मरीजों की संख्या का डाटा के देने के में असमर्थ दिखा। कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर में जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से लापरवाह है, क्योंकि जिस तरीके से आई फ्लू लगातार पैर पसार रहा है, एक एक मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बगल के ही जनपद बस्ती में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आई फ्लू के केस आए हैं जो स्कूली बच्चे हैं उसमें देखने को मिला है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में भी जो आई फ्लू के मरीज हैं लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नेत्र विभाग है वहाँ पर लाइन लगाकर जो आई फ्लू के मरीज हैं उनका परीक्षण और उनकी दवाई की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है, उनकी जो है जांच कर उनको दवाई दी जा रही है। लेकिन वहीं जो अधीक्षक हैं, खुद डॉक्टर तो छोड़िए, अधीक्षक जो कि अस्पताल के पूर्ण रूप से उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मालिक होते हैं, वह उनकी देख रेख में अस्पताल चलाया जाता है, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता है कि आखिर आई फ्लू के मरीज कितने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग आई फ्लू को लेकर लापरवाह है, बल्कि सतर्क नहीं बल्कि लापरवाह है। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, प्राइम न्यूज़, सिद्धार्थनगर। हरदोई के जिला महिला अस्पताल के एक चिकित्सकों की घोर लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। इनकी लापरवाही के चलते एक जच्चा बच्चा की असमय ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर ढेरों आरोप लगाए। उन्होंने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति को संभाला और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हो सकें और लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के गृह जनपद भी हरदोई है। तमाम बार उन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्शन किए, तमाम दौरे किए, तमाम आश्वासन लोगों को दिए, लेकिन लगातार यहाँ पर जिला महिला अस्पताल में अगर देखा जाए पिछले 1 माह में करीब 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जमकर हंगामे हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सक सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। इसी के चलते हरदोई के रामनगरिया के रहने वाले शोभित गुप्ता की पत्नी रचना को प्रसव पीड़ा के चलते यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने तमाम आरोप लगाए हैं। फिलहाल आरोपों के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनपद हरदोई का स्वास्थ्य महकमा का अपने अंदर सुधार लाता है और जो असमय लोगों की मौत होती है इस पर कब कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अम्बुज साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हरदोई। नुहा हरियाणा के मामले को लेकर जिस तरीके से आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया था, वहीं आज की बात करें कि जिस तरीके से मुस्लिम याचिका को खारिज करने के बाद अब की बात करें तो उम्मीद ये जताई जा रही कि आज जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में कहीं न कहीं निर्णय आने की पूरी संभावनाएं हैं। आखिर किस तरीके का निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी कि जब ये निर्णय आएगा तो जनता इसको किस तरीके से स्वीकार करेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर कहीं न कहीं आज मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक की गई, जिसमें आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही साथ मुख्य सचिव तथा गृह सचिव भी मौजूद रहे। और वहाँ पे चर्चा ये हुई कि आखिर जिस तरीके से निर्णय आएगा उसके बाद किस तरीके से लोग इस पर स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बयान दे चुके हैं कि वो किसी तरीके की हिंसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2017 से लेकर और अभी तक की अगर हम बात करें तो ना उत्तर प्रदेश में कोई दंगा ना कोई हिंसा। तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि कोई हिंसा और दंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करते नज़र आ रहे हैं। उसी में अगर कड़ी में बात करें तो उसमें पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही साथ उन जिलों में समीक्षा के लिए निर्देश दिया गया है कि जहां पर महसूस होता है कि लोग
माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसे में उन जगहों पर अलर्ट रहना है, प्रशासन को पूरी मुस्तैदी दिखाना है, क्योंकि किसी तरीके की लापरवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका साफ कहना है कि जनता जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेगी, लेकिन कुछ लोग इस पर भी माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में माहौल बिगड़ने ना पाए, किसी तरीके का दंगा हिंसा न होने पाए, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देकर कहीं न कहीं अहम मीटिंग में निर्णय लिया गया कि प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद किया जाए, सभी जगह समीक्षा किया जाए, अलर्ट किया जाए। जहां पर जरा सी भी अगर लगता है कि मामला बिगड़ रहा है तो वहां पर तत्काल प्रशासन को बढ़ाकर वहां पर मामले को संभालने का प्रयास किया जाए। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जागरूक दिख रहे हैं, हर प्रतिक्षित में बात करें तो कहीं न कहीं जब ये निर्णय आएगा उसके बाद इस निर्णय को सभी पक्षों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट जिस तरीके से निर्णय देगा, न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का निर्णय ही सबसे बड़ा निर्णय माना जाता है। फिर चाहे वो हिंदू समुदाय के पक्ष में हो या फिर वो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में हो, लेकिन जिसके भी पक्ष में हो और दूसरे को कहीं न कहीं इस चीज़ को समझना होगा कि ये निर्णय जो दिया गया वो न्यायालय का निर्णय है। तो अब देखना ये होगा निर्णय पर जिस तरीके से आज प्रशासन की मुस्तैदी की गई है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद होकर वातावरण को सही रखेगा, कहीं किसी तरीके की कोई असावधानी नहीं घटने देगा, और साथ ही साथ जहां पर समीक्षा करना है उन समीक्षा को पूरा कर वहां पर अगर ज़रूरत पड़े तो व्यवस्था बढ़ाए। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से अब पूरा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं शांतिपूर्ण रहे, और उसके लिए यह उचित व्यवस्था की गई है। और उम्मीद भी ये है कि प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, तो कहीं न कहीं निर्णय आने के बाद इस निर्णय को शांतिपूर्वक स्वीकार भी करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत का मामला सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव मनोटा की, जहां एक आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है। युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से जो है ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, और वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने वहां चीख पुकार शुरू कर दी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सूचना पर हसनपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। यह पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरह इस युवक की मौत की गई और इसकी मौत का आखिर क्या राज है। इस राज को निकालने में हसनपुर कोतवाली पुलिस लगी हुई है, और वहीं पुलिस का भी कहना है कि जल्द से जल्द जो मृतक युवक के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा।